Assalamu alaikum ji, this is Anaya Khan from Heber Medical University. Today our topic is homeostasis, जो कि पिछले टॉपिक में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेमेस्टर 1 BSN का पढ़ा है, जो कि क्या था, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी था। अब हमारा दूसरा चैप्टर है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या चीज़ है? होम्योस्टेसिस की फर्स्ट हम मीनिंग को जिसका डिफिनीशन जानेंगे। अच्छा जी, तो होम्यो मीन सेम, स्टेसिस मीन टू लिव या स्टेसिस मीन टू बैलेंस। डिफिनीशन क्या है? अ स्टेट ऑफ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। जब हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ सेम हो, स्टेबल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। अच्छा जी, जब हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ बिल्कुल ही सेम हो, अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आते हो तो भी इंटरनल एनवायरनमेंट भी उसके साथ साथ चेंज हो जाए और उसको अपने आप को और बॉडी को क्या करें? बॉडी को मेंटेन रखे, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। और ये बैलेंस है वो हमेशा मेंटेन रखता है, हमेशा ही मेंटेन रखता है। जैसे कि लंग्स प्रोवाइड O2, लंग्स क्या करते हैं? प्रोवाइड O2 टू रिप्लेनिश इट। जबकि लंग्स क्या करते हैं? रिप्लेनिशिंग के लिए O2 देते हैं। और किडनी क्या करते हैं? कांस्टेंट आयन कंसंट्रेशन करते हैं। एंड GIT सिस्टम प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। और गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन ट्रैक जो है ना, वो क्या करते हैं? सिस्टम प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स देते हैं। ये क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी को क्या करे? मेंटेन रखे। अच्छा जी, अब हमारे पास है कंट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी सिस्टम टू होम्योस्टेसिस। कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी सिस्टम टू होम्योस्टेसिस क्या है? 11 बॉडी सिस्टम है हमारे बॉडी में 11 सिस्टम्स है। द 11 बॉडी सिस्टम कंट्रीब्यूट टू होम्योस्टेसिस इन द फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट वेज। नंबर फर्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम है? हार्ट, जो हमारा हार्ट है उसमें ब्लड जो है ना, वो क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है, सारी बॉडी को ब्लड देता है हार्ट। अच्छा जी, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड transport materials such as nutrient O2, CO2, waste, electrolytes and hormones from one part of the body to another part of the body. अच्छा जी, द डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ, एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड रिलेटेड ऑर्गन, ये सब क्या है? ये डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है ये ऑर्गन। ब्रेक डाउन डाइटरी फूड एंड इनटू स्मॉल न्यूट्रिएंट। अच्छा जी, डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम है? डाइजेस्टिव सिस्टम का काम ये है कि वो बड़े बड़े फूड के पार्टिकल्स को छोटे छोटे फूड्स के पार्टिकल में तकसीम करते हैं, जो कि हमारे मतलब हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाए और उससे क्या रिलीज हो जाए? टू ट्रांसफ़र इट आल्सो ट्रांसफ़र वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम। अच्छा जी, और ये हमारे साथ क्या करते हैं? ये हमारे साथ वाटर को भी ट्रांसफ़र करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को भी ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कहाँ तक? इनटू द इंटरनल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरनल एनवायरनमेंट तक क्या करते हैं? वाटर को ट्रांसफ़र करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को ट्रांसफ़र करते हैं। एलिमिनेट्स अनडाइजेस्टेड फूड रिज्यूट टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड द फीसिस। अच्छा जी, और ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो फीसिस में क्या करते हैं? बॉडी से निकालते हैं। द रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम में आप क्या आते हैं? लंग्स एंड मेजर एयरवेज। मेजर एयरवेज मीन लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रिकिया, ब्रांकाई, ब्रांक्यूल्स और लंग्स। ठीक है। Gets O2 from the eliminate CO2 to the external environment। ये क्या करते हैं? ये उस O2 को लेके अंदर ले जाते हैं बॉडी में और उस CO2 को माउथ के ज़रिए बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। बाय एडजस्टिंग द रेट ऑफ रिमूवल ऑफ द एसिड फॉर्मिंग। अगर एसिड फॉर्मिंग हो, CO2 एसिड से CO2 बनती हो, तो द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। और रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट मेंटेन द प्रॉपर pH लेवल। प्रॉपर pH लेवल के लिए, एसिड या बेस के लिए क्या ज़रूरी है? रिस्पायरेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट के लिए। द यूरिनरी सिस्टम, फोर्थ वन क्या है? यूरिनरी सिस्टम है। kidneys and isolated plumbing removes excess water
salt, acid and other electrolytes from the plasma and eliminate them in the urine along with waste product other than CO2। अच्छा जी, रिमूव एक्सेस वाटर जो है हमारे बॉडी में या एसिड है या साल्ट है या इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो क्या करते हैं, वो थ्रू यूरिन बॉडी से बाहर निकालते हैं। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम का ये काम है कि वो थ्रू यूरिन क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, एसिड, साल्ट या वाटर एक्सेट्रा को, एक्स्ट्रा वाटर जो है ना वो बॉडी से निकालते हैं बाहर। द स्केलेटल सिस्टम का क्या काम है? स्केलेटल सिस्टम ये जो बोन है हमारे साथ, हड्डियाँ है और जॉइंट्स है, जॉइंट्स और हड्डियाँ क्या है, टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, ये स्केलेटल सिस्टम है। और जो कि क्या करते हैं, प्रोवाइड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं किस चीज़ को, सॉफ्ट टिश्यूज़ एंड ऑर्गन को। अब हमारे पास है इंटरनल एनवायरनमेंट का क्या काम है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का क्या काम है। इंटरनल एनवायरनमेंट जो है ना बॉडी में, वो क्या करते हैं, द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी एज टिश्यू फ्लूइड। ये क्या है, टिश्यू फ्लूइड है, जो कि इसका काम क्या है, जो सेल्स को नहाते हैं, सेल्स को बात करते हैं। द कंपोजिशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड मस्ट रिमेन कांस्टेंट इफ सेल आर टू रिमूव अलाउ एंड हेल्थी। अच्छा जी, कंपोजिशन ऑफ टिश्यू जो है ना वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, हमेशा ही कांस्टेंट, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर मतलब ये बात ज़रूरी है कि अगर सेल जो है ना वो हमेशा लाइव हो, मतलब उस तरह से ज़िंदा हो और उसी तरह से हेल्थी हो। टिश्यू फ्लूइड is nourished and purified when molecules are exchanged across then कैपिलरी वॉल्स। अच्छा जी, टिश्यू फ्लूइड जो है ना वो नरिश्ड एंड प्यूरिफाइड होता है व्हेन मॉलिक्यूल आर एक्सचेंज अक्रॉस द कैपिलरी वॉल्स। टिश्यू फ्लूइड रिमेन कांस्टेंट ओनली इफ द कंपोजिशन ऑफ ब्लड रिमेन कांस्टेंट। कंपोजिशन ऑफ ब्लड कांस्टेंट है तो टिश्यू फ्लूइड हमेशा ही कांस्टेंट ही रहेगा। अच्छा जी, अब हमारे पास है होम्योस्टेसिस एंड फीडबैक मैकेनिज्म। होम्योस्टेसिस क्या हमने पढ़ा कि क्या है, लेकिन अब इसका फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, इसका असर क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, इसका असर क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म क्या है। अच्छा, कम्युनिकेशन विद इन द बॉडी इज essential for homeostasis. Nervous system and endocrine system basically coordinate and serve this purpose by responding to exchange and homeostasis through negative and positive feedback। अब हमारे पास क्या है, अगर हम किसी मतलब हमारे बॉडी को किसी चीज़ टच हुई या कोई मतलब कोई रिसेप्टर आ गया, कोई मैसेज आ गया, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक इफेक्टर चाहिए जो कि इफ़ेक्ट देना चाहिए उसे, और उसका मतलब उसको एक रिस्पांस देना चाहिए। तो उस रिस्पांस के लिए हम दो ही होम्योस्टेसिस यूज़ करते हैं, एक है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और दूसरा क्या है, दो मैकेनिज्म हम यूज़ करते हैं, एक है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और एक है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अच्छा जी, फीडबैक मैकेनिज्म में और क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म एज ए साइकिल, ये एक साइक्लिक इवेंट है। अगर किसी चीज़, अगर हमारे बॉडी को फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी को क्या लगी है, टेम्परेचर लगी, ठीक है, हमें टेम्परेचर है और टेम्परेचर जो है ना वो टाइम बाय टाइम ज़्यादा होता जा रहा है, तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरी है, उस टेम्परेचर को कम करना चाहिए हमें, जिससे ज़रिए एक रिसेप्टर आएगा, कहाँ तक रिसेप्टर आएगा कंट्रोल सेंटर तक, कंट्रोल सेंटर मैसेज देगा या ऐसा हार्मोन रिलीज़ करेगा जिसके ज़रिए से हमारा टेम्परेचर कम होता जाए। तो इफेक्ट जो आया, अगर वो टेम्परेचर के खिलाफ था तो ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव फीडबैक है। लेकिन अगर वो इफेक्ट अगर टेम्परेचर और भी बढ़ता जा रहा, जो इफेक्ट आया वो टेम्परेचर को और भी बढ़ा रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। अच्छा जी, 3 कंपोनेंट्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। अब हमारे पास 3 कंपोनेंट्स है फीडबैक मैकेनिज्म के, एक है रिसेप्टर, एक है कंट्रोल सेंटर और एक है इफेक्टर। अ टाइप ऑफ सेंसर एंड मॉनिटर्स द एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्स। ये एक और टाइप है जो कि मतलब जो मैसेज आया है, जो बॉडी को, जब बॉडी में जो चेंजेस आया है वो क्या करते हैं, उसका रिस्पॉन्सिबल ये होता है, उस चेंजेस को मॉनिटर ये करता है। उस चेंजेस को मॉनिटर कौन करता है, रिसेप्टर करता है। अच्छा जी, उसके बाद ये बाय सेंडिंग इन्फॉर्मेशन टू द सेकंड कंपोनेंट, और इसके बाद ये क्या करता है, रिसेप्टर सेंडिंग इन्फॉर्मेशन करते हैं, सेकंड कंपोनेंट जो है क्या हमारे साथ जो है कंट्रोल सेंटर। द कंट्रोल सेंटर लाइक CNS डिटरमाइन द चेंज आउट आर
इनपुट, एनालाइज एंड देन रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। अच्छा जी, और इसके बाद कंट्रोल सेंटर क्या करते हैं? कंट्रोल सेंटर फॉर एग्जांपल हमारे साथ कंट्रोल सेंटर CNS है, जो कि उस मैसेज को, उस चेंजेस को डिटरमाइन करते हैं, पहचानते हैं, और उसके बाद जब वो पहचान जाए कि ये चेंजेस आया है हमारे बॉडी में, उसके बाद वो क्या करता है? इफेक्ट करता है। इफेक्टर क्या है? इफेक्टर, एन इफेक्टर इज अ बॉडी स्ट्रक्चर। इफेक्टर क्या है? एक बॉडी स्ट्रक्चर है, लाइक मसल्स या ग्लैंड्स। ये क्या करता है? ये इफेक्ट देता है। दैट रिसीव आउटपुट फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर, जो कि कंट्रोल सेंटर से जो मैसेज आया है वो रिसीव करता है एंड प्रोड्यूस आर रिस्पॉन्स आर इफेक्ट दैट चेंज द वेरिएबल। द इफेक्ट प्रोवाइड दैट द मीन्स फॉर द कंट्रोल सेंटर रिस्पॉन्स टू द चेंज। अच्छा जी, और इफेक्टर अब क्या करता है? इफेक्टर जो है ना, वो जो मैसेज आया है कंट्रोल सेंटर से, जो मैसेज आया है उसको कंट्रोल सिस्टम ने पहचाना, तो उसके बाद ये क्या करेगा? अब ये इफेक्ट करेगा। द रिजल्ट ऑफ द रिस्पॉन्स देन फीडबैक इज इन्फ्लुएंस द स्टिमुलस। अच्छा जी, और ये जो रिजल्ट आया है ये क्या होगा? अगर ये इन्फ्लुएंस मतलब उस ये जो रिज़ल्ट आया है ये क्या होगा? ये उस स्टिमुलस के खिलाफ होगा या स्टिमुलस के साथ हो, मतलब उसके सेम होगा। अगर वो सेम हुआ तो ये पॉजिटिव फीडबैक है, अगर ये नेगेटिव हुआ और उसके खिलाफ काम किया तो ये नेगेटिव फीडबैक है। द मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सेज आर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म विच कंटेन होम्योस्टेसिस। और ज़्यादातर जो मतलब जो हम हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादातर हमारे लिए अहम जो फीडबैक मैकेनिज्म है, जो मोस्ट ज़्यादातर रिस्पॉन्सेज देते हैं, वो क्या है हमारी बॉडी में? वो है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जो कि हमारी बॉडी को क्या रखते हैं? बैलेंस में रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन यूर बॉडी, अच्छा ये देखो ये है और टेम्परेचर का, वही टेम्परेचर का एग्जांपल इन लोगों ने यहाँ भी दिया है कि फॉर एग्जांपल व्हेन यूर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप शार्पली, योर ब्रेन कंट्रोल सेंटर सेंड रिसीव इम्पल्सेस टू यूर स्केलेटल मसल। अच्छा जी, यहाँ क्या है कि अगर बॉडी का टेम्परेचर जो है ना वो कम होता जा रहा है, ड्रॉप होता जा रहा है, तो हमारा बॉडी क्या करेगा? हमारा जो ब्रेन है कंट्रोल सेंटर सेंड नर्व इम्पल्स को सेंड करेगा, मतलब मैसेज सेंड करेगा कहाँ तक? स्केलेटल मसल तक। और स्केलेटल मसल क्या करेगा? अब स्केलेटल मसल इफेक्ट करेगा। एज ए रिजल्ट स्टार्ट शिवरिंग, जो कि उसका रिजल्ट क्या होगा? मसल शिवरिंग स्टार्ट करेगा, जिससे हमारी बॉडी का जो हीट है वो जनरेट होगा और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा होता जाएगा। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एज नेगेटिव फीडबैक सिस्टम रिवर्सिस। ये क्या है? एक रिवर्सिस चेंज है, एक रिवर्सिस चेंज है जो कि कंडीशन को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया हमारे पास और उसका क्या था? ब्लड प्रेशर राइजेस ड्यू टू इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलस। द बैरोरिसेप्टर लोकेट एंड द वॉल ऑफ the certain blood pressure detect the the baroreceptors send nerve impulse input to the brain which interpret the impulses and response by sending nerve impulses। अच्छा जी, और अब हमारे पास अगर ब्लड प्रेशर जो है ना वो ज़्यादा होता जा रहा है पेशेंट का, तो या एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट की वजह से कोई चेंज आया है जिससे पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा होता जा रहा है, तो हमारा बॉडी क्या करेगा? बैरो रिसेप्टर तक मैसेज पहुंच जाएगा। बैरो रिसेप्टर मैसेज सेंड करे, बैरो रिसेप्टर जो है ना वो मैसेज को सेंड करेगा कहाँ तक? टू द ब्रेन तक, जो कि द विच इंटरप्रेट द इम्पल्सेस एंड रिस्पॉन्स सेंडिंग नर्व इम्पल्स, जिससे नर्व इम्पल्स तक मैसेज जाएगा टू द हार्ट मतलब अब नर्व इम्पल्स मैसेज सेंड करेगा कहाँ तक? हार्ट तक। अगर हार्ट तक मैसेज गया तो हार्ट क्या करेगा? हार्ट का जो रेट है वो डिक्रीज होता जाएगा, थोड़ा डिक्रीज मतलब टाइम के साथ साथ वो डिक्रीज होता जाएगा, जिससे हमारी जो बीपी है वो भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। उसका रिस्पांस ये होगा कि जिसके मतलब जो बीपी है वो भी डिक्रीज होगी। अच्छा जी, और यहाँ हमारे पास हार्ट क्या है? ये इफेक्टर हो गया। एंड दिस वे द सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्विकली रिटर्न टू कंट्रोल कंडीशन। और इसके ज़रिए से क्या होगा? हमारा जो मतलब जो इवेंट है, सीक्वेंस है, ये जो होम्योस्टेसिस है हमारे बॉडी का, वो क्या होगा? वो स्टेसिस में रहेगा, कंडीशन जो है ना वो बैलेंस में रहेगा। अच्छा जी,
This fall in blood pressure negate the original stimulus and is therefore termed as negative। और ये इसने क्या आया, अपने ये जो बॉडी का बैलेंस था वो दोबारा अपने ही बैलेंस पे आया, लेकिन किस रिस्पॉन्स से, नेगेट रिस्पॉन्स से, रिवर्स रिस्पॉन्स से। तो इस वजह से हम इसे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। कंट्रोल ऑफ द बॉडी ग्लूकोज लेवल। अच्छा जी, अब कंट्रोल ऑफ द बॉडी ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कैसे कंट्रोल करते हैं? आवर बॉडी नीड अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ग्लूकोज फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हमारे बॉडी को क्या ज़रूरत, हमारी बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत है कि वो क्या करे, वो ग्लूकोज को क्या कहते हैं, फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज को सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए यूज़ करते हैं, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। किस चीज़ के लिए? एटीपी। किस चीज़ के फॉर्म में? एटीपी फॉर्म में। ब्लड शुगर लेवल आर नॉर्मली मेंटेन्ड अराउंड 90 to 110 mg पर 100 ml। अच्छा जी, ब्लड शुगर हमारे साथ नॉर्मल क्या है, 90 से लेकर 110 mg पर 100 ml तक है। The rising blood glucose level after eating stimulates the pancreatic cells to release insulin, which promote the uptake of glucose by the conversion of excess glucose into glycogen। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है कि हमें भूख लगी है। अगर हमें भूख लगी है तो द ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा, वो कम होता जाएगा। और अगर ये कम होता जाएगा तो द कन्वर्जन ऑफ स्टोर ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज एज स्टिमुलेटेड बाय glucagon hormone in the liver to raise blood glucose level to ensure the availability of glucose फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। अच्छा जी, अगर हमारी बॉडी का ग्लूकोज लेवल कम होता जा रहा है तो क्या होगा, हमारा बॉडी जो है ना वो स्टोर ग्लाइकोजन को क्या करेगा, ग्लूकोज स्टिमुलेटेड बाय ग्लाइकोजन, और स्टोर ग्लाइकोजन है हमारी बॉडी में, वो ग्लूकोज को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा बाय ग्लाइकोजन हार्मोन्स जो रिलीज है। ये होगा कि ग्लाइकोजन हार्मोन जो है ना इन द लीवर, जो लीवर में ग्लाइकोजन हार्मोन है, ग्लूकागॉन हार्मोन जो लीवर में ग्लूकागॉन हार्मोन है, उसको कहेगा कि क्या करे, ब्लड ग्लूकोज लेवल को ज़्यादा करे। ठीक है, तो इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्लूकोज, जिससे क्या होगा, इंश्योर होगा कि अवेलेबिलिटी ऑफ ग्लूकोज क्या है, हमारे बॉडी में अवेलेबल है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। दिस इज़ द एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक। और ये हमारे पास क्या हो गया, नेगेटिव फीडबैक का एक एग्जांपल हो गया। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? पॉजिटिव फीडबैक जो बॉडी में जो चेंज आएगा और उसके मतलब अगर हमारा, और फिर बॉडी का जो रिस्पॉन्स होगा वो भी उसके साथ होगा, उसके सेम होगा, तो उसे हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। मतलब ये रिवर्स नहीं होगा, उसके साथ उसके सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट कंट्रैक्शन ऑफ लेबर, जो लेबर है उसका फर्स्ट कंट्रैक्शन जो है ना वो क्या होगा, पुश पार्ट ऑफ द फीटस एंड टू द सर्विक्स। क्या होगा, मतलब जो फीटस का जो पार्ट है वो पुश करेगा सर्विक्स की तरफ। स्टिच सेंसिटिव नर्व सेल्स एंड सर्विक्स सेंड नर्व इम्पल्स टू द ब्रेन। अच्छा जी, अब क्या होगा, ये जो सेंसिटिव नर्व सेल्स है ये हमारे पास रिसेप्टर हो गया, इसने मैसेज सेंड किया ब्रेन तक, और ब्रेन ने क्या किया, विच टर्न रिलीजेस, जो कि, और उसके बाद ब्रेन क्या करेगा, उसको डिटरमाइन करके, मतलब उस चेंज को डिटरमाइन करके, उसको पहचान कर फिर उसके बाद वो इफेक्ट करेगा। अच्छा जी, अब ब्रेन का इफेक्ट क्या होगा, द हार्मोन ऑक्सीटोसिन इनटू द ब्लड। अब ब्रेन का जो इफेक्ट होगा वो एक हार्मोन्स को रिलीज़ करेगा जो कि है क्या, ऑक्सीटोसिन काज मसल एंड द वॉल ऑफ द यूटेरस। ऑक्सीटोसिन का क्या काम क्या है, वो मसल्स को क्या करते हैं, वो मसल्स को मतलब उस मसल्स को कंट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ऑक्सीटोसिन का क्या है, मसल्स को कंट्रैक्ट करते हैं। तो वो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो गया, काज मसल्स इन द वॉल ऑफ द यूटेरस, और ये क्या होगा, अब टू कंट्रैक्ट इवन मोर फोर्सफुली। अब ये जो यूटेरस है ये क्या होगा, इसका जो वॉल्स है वो मोर फोर्सफुली क्या होगा, कंट्रैक्ट होगा। द कंट्रैक्शन पुश द फीटस, और उस कंट्रैक्शन की वजह से वो फीटस जो है ना उसको पुश करेगा।
फर्दर डाउन द यूट्रस, कहाँ तक, यूट्रस तक, फर्दर डाउन मतलब और भी नीचे की तरफ उस फीटस को पुश करेगा। विच स्ट्रिच द सर्विक्स इवन मोर। अच्छा जी, दिस इज अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एज द रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी मूव अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस। अगर डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस जो है ना वो बिल्कुल सेम है, मूव अलॉन्ग है, तो उसके साथ है, तो ये क्या है, इसे हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं जी। चलो जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को न्यू नोटिफिकेशन